हेलो, मैं डॉक्टर सी एम वर्मा दुर्ग भिलाई 3 गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में पदस्थ अतिथि प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज का जो टॉपिक है सेकेंड सेमेस्टर के जो थर्ड यूनिट का जो है जे.एस. मिल के बारे में, जो उनके विचारों पर, राजनीति चिंतन के जो विचार हैं उन पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यही होता है कि जे.एस. मिल कहाँ के थे। सबसे पहली बात तो हम जैसे क्रमशः पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि बेंथम पढ़े हैं और जैसे कि जे.एस. मिल पढ़ रहे हैं और जो रूसो है, इस टाइप के जो सिद्धांत हम पाश्चात्य राजनीति चिंतन की बात कर रहे हैं, उसमें भी इसमें जे.एस. मिल की बात आते हैं। तो जे.एस. मिल कहाँ के थे? तो लंदन के थे, क्योंकि स्वाभाविक रूप से है उसका जेम्स, उसके जो पिताजी थे वो किसके संपर्क में थे? बेंथम के संपर्क में थे। और बेंथम ने एक बात अपने जेम्स ने अपनी इस बात को बेंथम से कहा करते थे कि देखना कि मेरा जो जे.एस. मिल बेटा है वो मैं आपके विचारों को, उपयोगितावाद के सिद्धांत को और आगे तक लेके जाएगा। तो बेंथम कहाँ के थे? लंदन के थे। तो लंदन में उसका जन्म हुआ था 20 मई 1806 में हुआ था। और कुछ अपने जीवन काल में वो बेंथम के उपयोगितावाद को आगे बढ़ाता गया और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उसकी मृत्यु 1873 में हुआ है। बेंथम की जो उपयोगितावादी जो सिद्धांत है उनको ये जे.एस. मिल जो है अंतिम समर्थक मानते हैं। और क्योंकि उपयोगितावादी जो सिद्धांत थे बेंथम से पहले बेंथम के जो समर्थक थे, जो कहा जाए तो डेविड हुम एवं और जे.एस. मिल और जॉन लॉक ने पहले उसे मनोविज्ञान में किया गया था। तो इस प्रकार से देखा जाए उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक भी रहे, जो व्यक्तिवादी रहे एवं उदारवाद आदि के जैसे से सामंजस्य रहे। और जैसे कि इसमें जो अपनी उदारवादी भी रहेंगे, क्योंकि जैसे कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, व्यक्ति विचारों की बात करते हैं, इसलिए यह उदारवादी है, लेकिन व्यक्तियों की भी स्वतंत्रता को बहुत ही ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उपयोगितावाद सिद्धांत पे ज़्यादा बताया गया है। तो इसके जो प्रमुख किताबें हैं, द सिस्टम ऑफ लॉजिक और द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ऑन लिबर्टी और कंसिडरेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और यूटिलिटेरियनिज्म और ऑटोबायोग्राफी एसेंस ऑन द रिलीजन। तो इस प्रकार से इनकी जो किताबें हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। और इनका जो विचार है वह सबसे बड़ी बात होता है कि उपयोगितावाद में बात करते हैं, क्योंकि उसके पिताजी ने पहले ही कह दिया था कि आप, मेरा बेटा, आपका जो विचारों को सबसे ज़्यादा इस जगत पर ज़्यादा प्रभावशाली रूप से व्यवस्थित रखेंगे। तो उसने कहा है कि सुखों का गुणात्मक भेद, मतलब सुखों का अलग अलग भेद होता है, क्योंकि सुखों को हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक, जैसे कि भूखा व्यक्ति के लिए खाना ही सुख है और जो व्यक्ति प्यासा है उसके प्यास से सुख है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सुख और दुख जो है घटता बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से उसने कहा कि सुख का जो है गुणात्मक भेद होता है। दूसरा पॉइंट जो बात बताते हैं कि सुखों को मापा नहीं जा सकता। क्या नहीं कर सकता? मापा नहीं जा सकता, क्योंकि सुखों को कोई निर्धारित माप नहीं कि किसका कितना सुख चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसे निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तीसरा है उपयोगितावाद का आधार नैतिकता बताई गई है। सही बात है कि जब तक उपयोगितावाद में नैतिक ना हो, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ नैतिकता, मान लीजिए आप ड्राइव करते हैं और ड्राइव में आप अपने लेफ्ट पर नहीं चल रहे हैं तो आप नैतिकता का हनन कर रहे हैं, मतलब आपने नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या चाहते हैं जे.एस. मिल की उपयोगितावाद में नैतिकता का सिद्धांत है, केवल अपना सुख मत देखो। जैसे मान लीजिए किसी घर में शादी हो रहा है और बगल में कोई व्यक्ति हार्ट का पेशेंट है, तो ऐसी स्थिति में आप डीजे जोरों से नहीं बजा सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि उपयोगितावाद में सुखों के साथ साथ नैतिकता को भी ध्यान में रखकर ही हम इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताइए है स्वतंत्रता संबंधी धारणा में अंतर। स्वतंत्रता संबंधी धारणा में अंतर कैसे?
स्वतंत्रता मतलब सबकी अलग अलग स्वतंत्रता होती है। अब कहे कोई जो जैसे कि शराब पीने वाला व्यक्ति बोले कि मुझे शराब की स्वतंत्रता मिले, और पढ़ने वाला मुझे मुझे पढ़ाई की स्वतंत्रता मिले, काम करने वाला व्यक्ति बोलते मुझे काम की स्वतंत्रता मिले। तो इस प्रकार से कार्यों को अलग अलग रूप से देखा जाते हैं, इसलिए स्वतंत्रता संबंधी धारणा भी अंतर होते हैं। और लास्ट जो पॉइंट अपने उपयोगितावाद के सिद्धांत में दिया गया था, संपत्ति के अधिकार के संबंध में भिन्नता। संपत्ति के अधिकार में भिन्नता, अधिकार में संबंध में कैसे भिन्नता कि संपत्ति की कैसे अधिकार की संपन्नता। अब ऐसा नहीं कि संपत्ति आप मनमर्जी रूप से रख सकते हो, संपत्ति को एक निश्चित दायरे के रूप में रखिए, और उसे अधिक जब हो जाए तो उसे सरकार के द्वारा उसे नियंत्रित किया जाना चाहिए, उसमें टैक्स लगाना चाहिए, ताकि इस प्रकार की जो संपत्ति का सरकार भी उपयोग कर सके। और आम नागरिक जो संपत्ति से जो बेदखल है या बेदखल बोले जाते हैं, उनकी वजह संपत्तिहीन है, गरीब व्यक्ति हैं, उनके जो कार्यों में, उनका उत्थान के कार्यों में इसका उपयोग किया जा सके। इस प्रकार उपयोगितावाद के सिद्धांत में अपनी बात रखी गई है। मिल की स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत, इसमें आ जाइए मिल की स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत। तो मिल की जो स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत, क्योंकि यह इसका दार्शनिक आधार क्या है, व्यक्ति और समाज को माना गया है। जब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो समाज और व्यक्ति की बात करते हैं। तो पहला इनका प्रकार है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति मतलब विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में जो बात रह गई उसको हम नहीं बोल पाएंगे, ऐसा नहीं, एक निश्चित दायरे पर हम व्यक्तियों को, विचारों को हम इस बात को रख सकते हैं। दूसरा है कार्य करने की स्वतंत्रता। कार्य करने की स्वतंत्रता आप लोग देखे होंगे, कार्य किस प्रकार से हम करने की स्वतंत्रता, जैसे कि आप कोई मान लीजिए किसी को व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, किसी को नौकरी करने की स्वतंत्रता, किसी को कहीं जाने की स्वतंत्रता, और किसी प्रकार से कोई बिजनेस करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार से ये दो प्रकार की अपनी स्वतंत्रताओं की बातों को वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आते हैं इसमें मिल की प्रतिनिधि शासन संबंधी अवधारणा। प्रतिनिधि शासन संबंधी अवधारणा, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो बात बताई गई है, लोकतंत्र में सर्वोच्च शासन प्रणाली। लोकतंत्र का सर्वोच्च शासन प्रणाली मतलब जे.एस. मिल लोकतंत्र के समर्थक। क्यों? क्योंकि जनता का जो शासन होगा जनता के लिए और जनता के हितों में होगा, वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाएगा, इसलिए वह लोकतंत्र को सर्वोच्च शासन प्रणाली मानते हैं। और दूसरा है प्रतिनिधि शासन। क्यों प्रतिनिधि शासन? इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोगों का सहयोग होना चाहिए। मतलब अपनी प्रतिनिधि, जैसे हम विधायक चुने, वो हमारी प्रतिनिधि है, सांसद हमारी प्रतिनिधि है, तो अधिकांश लोगों का सहयोग होना चाहिए, अधिकांश लोगों के हाथ में नियंत्रण की शक्ति होना चाहिए। देखिए, इसलिए आप लोग पब्लिकों से क्यों डरते हैं प्रतिनिधि? क्योंकि आने वाले चुनाव में अगर हम उनकी बातों को नहीं सुनेंगे तो वो तो परिवर्तन कर ही देगा, दूसरे को व्यक्ति को सीट पर विजित कर देगा। तो इस प्रकार से इन प्रतिनिधि शासन प्रणाली को अपनाया गया। तीसरा है प्रतिनिधियों को नियतकालीन तक चुनाव। जैसे कि नियतकालीन के चुनाव में पक्ष बात रखी गई है कि एक समय में ही हम उसे चुनाव करने के, जैसे हमारे यहाँ 5 वर्ष की है, अब अमेरिका में 4 वर्ष की है, और कई जगहों पर 6 वर्ष की है। तो इस प्रकार से एक नियतकालीन होने चाहिए प्रतिनिधियों का। नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रतिनिधि सभा का संगठन एवं कार्य। प्रतिनिधि सभा का संगठन एवं कार्य, मान लीजिए हम हमारे यहाँ जैसे कि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, प्रतिनिधि सभा यहाँ पर 90 है, तो 90 में जिसकी बहुमत आए, जैसे अब कांग्रेस की बहुमत 68 सीट प्राप्त है, तो वो अपना सरकार का गठन करेंगे, मंत्रिमंडल निर्माण करेंगे और राज्य को संचालित करने के लिए नियम और कई प्रकार की व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें प्रतिनिधि सभा में द्विसदनात्मक बनाना चाहता था। क्या सदनात्मक? एकात्मक शासन प्रणाली एकात्मक सदनात्मक के पक्ष में नहीं थे, यहाँ द्विसदनात्मक होना चाहिए, क्योंकि ताकि कोई भी चीज़ आसानी से अगर पास हो जाए तो दूसरे सदन में जाकर रुक जाना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ विधानसभा और विधान परिषद होती है, लोकसभा और राज्यसभा होती है, ये उसके पक्ष में थे। दूसरी बात आती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अपना अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत पद्धति जो चुनाव होता है, जो इसमें इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक खुला मतदान। मतलब यह गुप्त मतदान के साथ साथ क्या चीज़ करते थे कि सार्वजनिक खुला मतदान, मतलब अगर कोई मतदान कर रहे हैं तो खुले रूप से हो, ताकि सभी को जानकारी होना चाहिए कि मतदान इतने रूप से हुआ गया है और ये लोगों ने से बहुमत से, और बहुल मतदान मतलब बहुमत के आधार पर ही चुनाव किया जाना चाहिए, बहुमत के आधार पर उसे उस सीट पर विजित घोषित किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है विधि आयोग भी होना चाहिए। क्या बताया गया? विधि आयोग। जैसे कि कई प्रकार के आयोग होते हैं, सूचना आयोग है, विधि आयोग है, वित्त आयोग है, इस प्रकार से एक विधियों को, लॉ का एक
आयोग होना चाहिए, उस पर निर्णय करने के बाद ही कानून बनाना चाहिए कि उसका क्या प्रभाव पड़ेंगे समाज में और कैसे उनका प्रभाव पड़ने की जा रहे हैं। एवं मतदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आता है कि मतदाताओं के लिए शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित इसलिए क्योंकि जब तक वो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक कोई चीज़ वो पब्लिकों तक वो समझ नहीं पाएगा और उन्हें अपने आगे बढ़ाने का प्रयास भी नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें क्या चाहिए कि व्यक्तियों को उनके शिक्षित होने की बात करते हैं एवं संपत्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो उनके पास संपत्ति नहीं रहेगा तो कोई भी पैसा देकर उसे लालच में उसे अपने तरफ आकर्षित कर सकता है। तो इस प्रकार से संपत्तियों के संदर्भ में भी उनके पास होनी चाहिए। और जेस मिल सबसे बड़ी बात बताते हैं कि अपने स्वतंत्रता संबंधी में भी कि इस पर राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, एवं क्योंकि व्यक्तियों के आत्मसम्मान और आत्मा की बात करते हैं तो उस पर कोई राज्य हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से आज का जो टॉपिक है जेएस मिल का जो टॉपिक है, जिसका सिद्धांत है, उनके विचार है, आज यही तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।